हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि आज जो आपका एसएससी सीएचएसएल का 1 जुलाई के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि किस प्रकार के जो है आज आपके 1 जुलाई के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है प्रश्न पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एसएससी सीएचएसएल एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटी का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि नाट्य शास्त्र ग्रंथ के लेखक कौन है। तो देखिए, नाट्य शास्त्र की बात कर ले तो ये जो आपका एक संस्कृत हिंदू ग्रंथ है, और इस ग्रंथ को जो है ये आपके भरत मुनि के द्वारा जो है वो लिखा गया है। तो भरत मुनि आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि द हाईएस्ट पीक ऑफ द ईस्टर्न घाट इज, यानी भारत में पूर्वी घाट की जो है सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। तो देखिए, भारत में पूर्वी घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये आपके जिंदगाड़ा चोटी है। और ये जो आपका जिंदगाड़ा चोटी है ना, ये आपके आंध्र प्रदेश के अराकू घाटी में स्थित है। और इसकी अगर ऊंचाई की बात कर ले तो देखिए, जिंदगाड़ा चोटी की जो ऊंचाई है ना, ये आपके 1690 मीटर है। तो जिंदगाड़ा चोटी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए, अगर कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है ना कि ऑप्शन में आपका जिंदगाड़ा चोटी जो है वो नहीं देता है, तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी तो आपका जिंदगाड़ा चोटी है, लेकिन दूसरी अगर सबसे ऊंची चोटी की बात कर ले तो ये आपका महेंद्रगिरी है। और ये जो आपका महेंद्रगिरी है ना, ये आपके उड़ीसा के गजपति जिले में स्थित है। और महेंद्रगिरी चोटी की जो ऊंचाई है ना, ये आपके 1501 मीटर है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। इसके अलावा अगर पश्चिम घाट की सबसे ऊंची चोटी के बारे में पूछा जाए तो देखिए, पश्चिम घाट की जो सबसे ऊंची चोटी है ना, ये आपका अनामुड़ी है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा पश्चिम घाट को जो है स्थानीय रूप से विभिन्न नामों से जो है वो जाना जाता है। जैसे कि महाराष्ट्र में पश्चिम घाट को जो है इसे सह्याद्री के नाम से जाना जाता है। कर्नाटक और तमिलनाडु में जो है इसे नीलगिरी पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है। केरल में इसे अन्नमलाई की पहाड़ियों के रूप में जो है वो जाना जाता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये जो आपका पश्चिमी घाटी है ना, ये आपके ताप्ती नदी की घाटी से कन्याकुमारी तक जो है ये आपका दक्षिण में जो वो चलता है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि सह्याद्रियों के जो है आपके 3 महत्वपूर्ण मार्ग भी है। और वो 3 महत्वपूर्ण मार्ग कौन कौन से हैं। तो पहला आपका थल घाट है, जो कि आपका मुंबई और नासिक के बीच स्थित है। सेकंड आपका पाल घाट है, जो कि पलक्कड़ और कोयम्बटूर के बीच स्थित है। थर्ड आपका भोर घाट है, जो कि मुंबई और पुणे के बीच स्थित है। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि पूर्वी और पश्चिमी घाट ये जो आपके पहाड़ियाँ किस पहाड़ियाँ पर जो है एक दूसरे से जो वो मिलते हैं। तो देखिए, पूर्वी और पश्चिमी घाट जो है ये आपके नीलगिरी पहाड़ियाँ पर जो एक दूसरे से मिलते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि चोल साम्राज्य में ब्राह्मणों को उपहार में दी गई भूमि को जो है ये क्या कहते हैं। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि चोल काल में ब्राह्मणों को उपहार के रूप में प्राप्त भूमि को जो है ये ब्रह्मदेय के नाम से जो है वो जाना जाता था। तो ब्रह्मदेय आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा चोल साम्राज्य में अलग अलग भूमि जो है वो दिए जाते थे, जिन्हें अलग अलग श्रेणियों में भी जो है वो बांटा गया है। जैसे कि गैर ब्राह्मण किसान मालिकों को जो भूमि दी जाती थी ना, उसे जो है वेलन वगई जो है वो कहा जाता था। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। एक स्कूल के रख रखाव के लिए जो भूमि दिया जाता था ना, इसे साला भोग के नाम से जो वो जाना जाता था। इसके अलावा मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को जो ये क्या कहा जाता था। तो देखिए, मंदिरों को उपहार में दी गई भूमि को जो है ये आपका देवदाना या फिर तिरुनामट्टू कनी के नाम से जो इसे जाना जाता था। जैन संस्थाओं को जो दान की गई भूमि को ये जो है क्या कहा जाता था। तो देखिए, जो आपके जैन संस्थाओं को दान की गई भूमि को जो है ना, ये पल्ली छद्म जो है वो कहा जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इसके अलावा अगर चोल साम्राज्य की बात कर ले तो देखिए, चोल वंश की जो स्थापना है ना, ये 850 ईस्वी में विजयालय के द्वारा जो इसकी स्थापना जो वो किया गया था। और इनका जो महत्वपूर्ण जो राजा थे, जिनका नाम राजा राजा प्रथम था। और राजा राजा प्रथम ने ही जो है ये जो राजेश्वर मंदिर है ना, जिसे बृहदेश्वर मंदिर के नाम से भी जो है वो जाना जाता है। और ये जो आपका राजेश्वर मंदिर है, जो कि आपका तमिलनाडु के तंजौर में स्थित है। और इसी मंदिर का जो निर्माण है ये राजा राजा प्रथम के द्वारा जो वो किया गया था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि राजा राजा प्रथम जो थे ये किस धर्म के संरक्षक थे, तो ये आपके शैव धर्म के जो है वो संरक्षक थे, तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि विच इंडियन लैंग्वेज इज ऑल्सो कॉल्ड इटालियन ऑफ द ईस्ट, यानी भारत के किस भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है वो कहा जाता है। तो देखिए भारत के तेलुगु भाषा को जो है इटालियन ऑफ द ईस्ट जो है वो कहा जाता है, तो तेलुगु भाषा आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि हर साल जो है 29 अगस्त को तेलुगु भाषा दिवस के रूप में भी जो वो मनाया जाता है, तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। तो देखिए अगर आप भाषा से प्रश्न आ गए तो आगे की शिफ्ट में आपसे पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कितने भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो प्राप्त है। तो देखिए वर्तमान में आपके 6 भाषाओं को जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो प्राप्त है, और सबसे पहले भाषा जो कौन सी थी जिन्हें शास्त्रीय भाषा का जो वो दर्जा दिया गया है, तो देखिए तमिल पहली भाषा थी जो कि 2004 में इसे शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा वो दिया गया था। दूसरा जो था वो आपका संस्कृत भाषा था, संस्कृत भाषा को 2005 में जो है शास्त्रीय भाषा का जो दर्जा वो प्रदान किया गया था। थर्ड आपका कन्नड़ भाषा है जिसे जो है 2008 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। फोर्थ आपका तेलुगु है जिसे 2008 में ही जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो वो दिया गया था। फिफ्थ आपका जो है मलयालम भाषा है, इसे 2013 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया था। और सिक्स्थ आपका उड़िया भाषा है, इसे जो है 2014 में जो है शास्त्रीय भाषा का दर्जा जो है वो प्रदान किया गया था। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि कर्नाटक संगीत शैली का जनक या फिर पिता जो ये किसे कहा जाता है। तो देखिए कर्नाटक संगीत शैली का जो पिता है ना, ये पुरंदर दास को जो वो कहा जाता है, तो पुरंदर दास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और कर्नाटक संगीत में आपके कौन कौन से क्षेत्र आ जाते हैं, तो देखिए कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल, ये सब जो आपके कर्नाटक संगीत के क्षेत्र आ जाते हैं। कर्नाटक संगीत शैली की जो है त्रिमूर्ति के बारे में जो वो पूछा जाता है। तो देखिए कर्नाटक संगीत शैली के जो आपके त्रिमूर्ति है ना, इनका नाम आपको ध्यान में रखना है। त्यागराज, मुथुस्वामी दीक्षितार और श्यामा शास्त्री, ये जो आपके कर्नाटक संगीत शैली के जो ये आपके त्रिमूर्ति है। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि कर्नाटक संगीत की शैलियाँ कौन कौन सी है, तो देखिए गीतम, सुलादी, स्वर राजाती, जातीश्वरम, कीर्तनम, कृति, पद, तनम, ये सभी जो आपके कर्नाटक संगीत की जो वो शैलियाँ हैं। और इनके कर्नाटक गायन शैली के प्रमुख रूप अगर पूछा जाए तो देखिए वर्णम, जावाली और तिलाना, ये सब जो आपके प्रमुख रूप हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा एग्जाम में यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ये जो स्वरलिपि प्रणाली है ना, ये शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में ये जो किसके द्वारा दिया गया था। तो देखिए शास्त्रीय हिंदुस्तानी संगीत में स्वरलिपि जो प्रणाली है ना, ये आपके पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा जो वो दिया गया था। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा ये तो आपका कर्नाटक संगीत का जनक हो गया। अगर बात कर ले हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जनक के रूप में अगर पूछा जाए तो देखिए हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के जनक के रूप में जो है ये तानसेन को जो वो जाना जाता है। और कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है कि ऑप्शन में तानसेन नहीं दिया रहता है, तो देखिए अगर तानसेन ऑप्शन में ना दिया रहना तो फिर आपका विष्णु नारायण भातखंडे जो है वो करेक्ट आंसर होगा। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर रहता है कि निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को जो है पूर्व की गाथा के रूप में जो वो जाना जाता है। तो देखिए ये जो आपका कथकली है ना, इसे पूर्व की गाथा के रूप में जो वो जाना जाता है। और कथकली जो ये किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है, तो ये आपका केरल राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो कथकली आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था कि ऊर्ध्वपातन यानी सब्लिमेशन जो है ये किससे संबंधित है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसे पदार्थ जो द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ही जो है ये आपके गैस में और वापस जो है ये आपके ठोस में बदल जाते हैं, इसी प्रक्रिया को जो है ये आपका सब्लिमेशन यानी ऊर्ध्वपातन जो है वो कहा जाता है। और एग्जाम्पल अगर बात कर ले सब्लिमेशन का उदाहरण कौन कौन से हैं, तो देखिए अमोनियम क्लोराइड, कपूर, आयोडीन, नेप्थलीन और शुष्क बर्फ, ये सभी जो आपके सब्लिमेशन के जो उदाहरण हैं। तो आपका यहाँ पे ये जो है करेक्ट आंसर होगा। देखिए मैं आपको बता दूं कि सब्लिमेशन का ही जो विपरीत होता है ना, ये आपका निक्षेपण यानी डिपोजिशन होता है। डिपोजिशन वह प्रक्रिया है जिसमें गैस जो है तरल बने बिना ही जो है ये आपका ठोस में जो वो बदल जाता है।
छोड़िए, मैं आपको क्या करता हूँ डायरेक्टली स्टेट साइकिल ही आपको समझा देता हूँ। तो देखिए, सॉलिड से अगर लिक्विड बनता है तो इसे जो है सॉलिडिफिकेशन कहा जाता है। वहीं अगर इसका जो विपरीत लिक्विड से अगर सॉलिड बनता है तो इसे जो आपका फ्यूज़न यानी मेल्टिंग जो है वो कहा जाता है। अगर लिक्विड से गैस बनता है तो इसे जो है क्या कहा जाता है, तो देखिए लिक्विड से अगर गैस बनता है ना तो इसे जो है वेपराइजेशन कहा जाता है। वहीं अगर आपका जो है गैस से अगर लिक्विड बनता है ना तो इसे जो है कंडेंसेशन जो है वो कहा जाता है। वहीं अगर बात कर ले आपका जो है देखिए सॉलिड से अगर गैस बनता है तो इसे जो आपका सब्लिमेशन कहा जाता है। तो ये पॉइंट आप ध्यान में रखिएगा। और देखिए, अगर गैस से सॉलिड बनता है ना, देखिए गैस से अगर सॉलिड बनता है तो इसे जो है कंडेंसेशन जो है वो कहा जाता है। तो ये आपको स्टेट साइकिल जो है वो ध्यान में रखना है। इस फिगर को जो आपको पूरे माइंड में जो है वो बैठा लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि जिन जीवधारियों में मेरुदंड पाई जाती है उन्हें जो है क्या कहते हैं। तो देखिए, जिन जीवधारियों में मेरुदंड पाई जाती है ना तो उन्हें जो है वर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी जंतु जो है वो कहा जाता है। तो वर्टिब्रेट्स आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। अगर इनके उदाहरण की देख ले तो मैमल्स यानी स्तनधारी, सभी फिश, एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, ये सभी जो आपके वर्टिब्रेट्स में आते हैं। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी एनजीटी जो है ये किस मंत्रालय से संबंधित है। तो देखिए, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल जो है ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ लॉ एंड जस्टिस और डिपार्टमेंट ऑफ लीगल अफेयर्स से जो है ये आपका संबंधित है। तो इनमें से जो भी ऑप्शन में दिया गया होगा वो आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एनजीटी की जो स्थापना ये आपका 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। ये सारा मैंने आपको सब कुछ बता दिया एक्स्ट्रा फैक्ट में। इसके अलावा एक मैं आपको बता दूं कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आपका वैधानिक निकाय स्थापित करने वाला ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जो है भारत जो है ना ये दुनिया का तीसरा देश है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी सीबीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के जो है ये आपके आयुक्त कौन है। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 21 जुलाई 2022 से सीबीसी के जो आपके आयुक्त हैं ना ये आपके श्री प्रवीण कुमार श्रीवास्तव हैं। तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले सीबीसी जो है ये किस प्रकार की संस्था है। तो देखिए, भारत सरकार के विभिन्न विभागों के अधिकारियों या फिर कर्मचारियों से संबंधित जो भ्रष्टाचार को नियंत्रण करने की जो है ना ये आपका एक सर्वोच्च संस्था है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। और सीबीसी की जो स्थापना है ना ये आपका 1964 में हुआ था और इसका जो हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय जो है ये आपके नई दिल्ली में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता था कि महाभारत में भीम की थीम आधारित जो नृत्य है ये कौन सा है। तो देखिए, महाभारत में भीम के थीम पर आधारित जो आपका नृत्य है ना ये आपका पांडवानी नृत्य है। पांडवानी कहने का मतलब कि पांडव कथा यानी महाभारत की कथा जो इसमें बताई गई है। तो पांडवानी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि ये जो आपका पांडवानी है ना ये छत्तीसगढ़ का जो है एकल नाट्य है। तो ये पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। और पांडवानी में आपके कौन सी महिला कलाकार है। तो देखिए, ये जो आपका तीजन बाई है ना जो कि आपका छत्तीसगढ़ राज्य के पांडवानी लोक गीत नाट्य की जो है ये पहली महिला कलाकार भी है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि महाभारत समेत महाकाव्यों के विषय को जो है ये कौन सा नृत्य दर्शाता है। तो ये आपका केरल के कथकली भी जो है ये दर्शाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत ने पहली बार किस ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के लिए जो है तीरंदाजी टीम का जो चयन है वो किया था। यानी किस ओलंपिक में भारत ने जो है अपने आर्चरी के टीम जो है वो भेजे थे। तो देखिए, 1988 के सियोल ओलंपिक में जो है सबसे पहली बार आपका आर्चरी भारत का आर्चरी का टीम जो है का चयन जो है वो किया गया था। तो 1988 के सियोल ओलंपिक आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इससे पहले आपके जो है प्रीवियस शिफ्ट में आपसे पूछा गया था कि पहली बार महिलाओं को ओलंपिक खेलों में जो है ये कब शामिल किया गया था। तो ये आपका 1900 में जो वो किया गया था। और पेरिस ये जो आपका 1900 में हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका पेरिस में हुआ था। 2026 के विंटर ओलंपिक्स की बात कर ले तो ये जो आपका इटली के मिलान और कार्टिनिया डी एम्पोज शहर में जो है ये आपका आयोजित किया जाएगा। 2022 का जो विंटर ओलंपिक हुआ था ये कहाँ पर हुआ था। तो ये आपका चीन के बीजिंग में आयोजित किया गया था। इसके अलावा अगर समर ओलंपिक की बात कर ले तो देखिए 2024 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ना ये आपका पेरिस फ्रांस में आयोजित किया जाएगा। 2020 का जो आपका हुआ था ये आपका टोक्यो जापान में आयोजित किया गया था। 2028 का जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होगा ये आपका यूएस के लॉस एंजल्स शहर में आयोजित किया जाएगा। 2032 का ग्रीष्मकालीन ओलंपिक जो है ये आपके ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन में आयोजित किया जाएगा।
तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि फुटबॉल मैदान का जो है परिमाप जो वो पूछा गया था। तो देखिए फुटबॉल के मैदान को जो है ये आपका सॉकर फील्ड जो है वो कहा जाता है, और इसमें अगर लंबाई की बात कर ले तो न्यूनतम जो वो 90 मीटर का होता है और अधिकतम जो वो 120 मीटर का होता है। लेकिन सीनियर फुटबॉल के फील्ड की अगर बात कर ले यानी फीफा में जो आपका फुटबॉल का जो ग्राउंड होता है ना, ये आपका 105 मीटर लंबा होता है और 68 मीटर जो है ये आपका चौड़ा होता है। तो ये तो आपका फुटबॉल में ग्राउंड की जो है आपका लंबाई और चौड़ाई को मैंने बता दिया है। अगर फुटबॉल में गेंद की अगर परिधि के बारे में पूछा जाए तो देखिए फुटबॉल में जो गेंद की जो परिधि होता है ना, ये आपका यानी सर्कमफेरेंस जो होता है वो आपका 68 से 70 सेंटीमीटर होता है, यानी अगर इंच में बात करें तो 27 से 28 इंच होता है। अगर इसका बात कर ले वजन कितना होता है तो देखिए इसका जो वजन है ना ये आपका 410 से लेकर जो है 450 ग्राम के बीच में होता है, यानी अगर ऑन्स में अगर ऑप्शन दिया रहे तो 14 से 16 अंश के बीच जो है इसका वजन होता है। वहीं अगर व्यास की बात कर ले यानी इसका डायमीटर कितना होता है तो 1.6 से लेकर जो आपका 8.6 से जो है आपका 9 होता है, यानी अगर सेंटीमीटर में बात कर ले तो 22 से 23 सेंटीमीटर जो है इसका जो है वो डायमीटर होता है। तो ये फैक्ट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि परमादेश रीट जो है ये किस मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो देखिए मैं आपको बता दूं कि न्यायालय द्वारा जो है आपके 5 रीट जो है वो जारी किए जाते हैं, जिसमें आपके जो परमादेश रीट है ना ये आपके अनुच्छेद 32 में सर्वोच्च न्यायालय के का जो है एक मौलिक अधिकार के अंतर्गत आता है। तो अनुच्छेद 32 या फिर अनुच्छेद 32 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और अनुच्छेद 32 में आपका कहा गया है संविधानिक उपचारों का जो अधिकार है ना ये आपके अनुच्छेद 32 में है। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि सर्वोच्च न्यायालय जो है ये किस अनुच्छेद के तहत जो है वो रीट जारी करते हैं, तो ये आपके अनुच्छेद 32 के तहत रीट जारी करते हैं। वहीं अगर हाई कोर्ट की बात कर ले तो ये आपके अनुच्छेद 226 के तहत जो है 5 रीट जो है वो जारी कर सकते हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि साधारण बहुमत से के पास नहीं होता है, यानी क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा गया था कि इनमें से कौन सा अनुच्छेद जो है साधारण बहुमत के साथ जो है वो पास नहीं होता है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका अनुच्छेद 169 जो वो दिया गया था। तो देखिए अनुच्छेद 169 की बात कर ले तो ये जो आपका राज्यों में विधान परिषद के उन्मूलन यानी समाप्त या फिर निर्माण से जो वो संबंधित है। तो अनुच्छेद 169 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि हॉकी में जब बॉल को हवा में उछालकर पास किया जाता है तो उसे जो है वो क्या कहते हैं। तो देखिए हॉकी में जब बॉल को हवा में उछालकर पास किया जाता है ना तो उसे जो है चिप पास जो है वो कहा जाता है। तो चिप पास आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा हॉकी में उपयोग में आने वाली अन्य पास के बारे में देख लेते हैं, जैसे कि जो आपका पुश पास होता है ना इसे किस प्रकार से दर्शाया जाता है। तो इसमें जो आपके खिलाड़ी जो होते हैं ना वो हॉकी स्टिक के सहारे ग्राउंड पर गेंद को जो वो धक्के से आगे जो वो धकेलता है, तो इसे जो आपका पुश पास जो वो कहा जाता है। इसके अलावा अगर हॉकी में गेंद को तेजी से हिट करके उसी टीम के दूसरे खिलाड़ी को भेजा जाता है तो इसे जो है हिट पास जो वो कहा जाता है। इसके अलावा हॉकी में खिलाड़ी अपनी स्टिक्स के सहारे ग्राउंड से गेंद को उठाकर आगे भेजते हैं तो इसे जो है स्कूप पास जो वो कहा जाता है। इसके अलावा हॉकी में गेंद को हवा में उछालकर उसे उच्चतम बुनियादी बंधन के लिए टीम के खिलाड़ी को अगर भेजा जाता है तो इसे ही जो है आपका जो वो चिप पास जो है वो कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि होली जो है ये किस ऋतु में मनाई जाती है। तो होली की बात कर ले तो ये जो आपका वसंत ऋतु के आगमन पर जो होली का त्यौहार जो वो मनाया जाता है। तो ऋतु आपसे पूछा गया था तो वसंत ऋतु आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर एग्जाम में पूछा जाए कि हिंदू कैलेंडर के अनुसार होली का जो त्यौहार है ना ये किस तिथि को मनाया जाता है यानी किस महीने में मनाया जाता है। तो देखिए होली का जो त्यौहार है ना ये फागुन मास की पूर्णिमा को जो है ये मनाया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। इसके अलावा अगर दिवाली की बात कर ले तो देखिए दिवाली का जो पर्व है ना ये कार्तिक मास के अमावस्या तिथि को जो है इस त्यौहार को जो है वो मनाया जाता है। रक्षाबंधन की बात कर ले तो इसे जो है सावन माह के महीने में जो इसे श्रावण माह के पूर्णिमा तिथि को जो है ये आपका रक्षाबंधन जो है वो मनाया जाता है। रामनवमी का जो त्यौहार है ना ये चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को जो है रामनवमी का त्यौहार जो है वो मनाया जाता है। महाशिवरात्रि की बात कर ले तो ये जो आपके फागुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को जो है महाशिवरात्रि का पर्व जो वो मनाया जाता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि हु प्रपोज्ड द ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ,
यानी धन के निष्कासन सिद्धांत का जो प्रस्ताव है ना, ये किसने रखा था? तो देखिए जो आपका ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, ये जो सिद्धांत का जो प्रस्ताव है ना, ये दादा भाई नौरोजी ने 1867 में जो वो प्रस्ताव जो वो रखा था। तो दादा भाई नौरोजी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एग्जाम में एक प्रश्न और पूछा जाता है कि ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ, ये जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा जो है किस पुस्तक में जो है इसकी बात जो है वो की गई है? तो देखिए उन्होंने अपनी पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये जो पुस्तक है ये आपका दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है, और इसी पुस्तक में जो है ड्रेन थ्योरी ऑफ वेल्थ का जिक्र भी जो है वो किया गया है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि भारत में स्वास्थ्य सेवा प्रणाली को जो है कितने स्तर पर जो वो व्यवस्थित किया गया है? तो देखिए मैं आपको बता दूं कि भारत में हेल्थ सिस्टम प्रणाली को जो है आपके 3 स्तरों में जो वो व्यवस्थित किया गया है, और वो 3 टीयर कौन कौन से हैं? तो पहला आपका प्राथमिक, सेकंड आपका माध्यमिक, और थर्ड आपका टर्शियरी सेक्टर, इसमें जो आपका व्यवस्थित जो है वो किया गया है। तो 3 आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। देखिए प्राथमिक स्तर पर जो है आपके उप केंद्र और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ये सभी आ जाते हैं। माध्यमिक स्तर पर जो है ये आपके सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और छोटे उपजिला के जो अस्पताल है ना, ये आपके माध्यमिक स्तर में आ जाते हैं। और तृतीय स्तर में जो है आपके मेडिकल कॉलेज और जिला में जो आपके आ जाते हैं अस्पताल, इसके अलावा एम्स अस्पताल, ये सभी जो आपके तृतीय स्तर के जो है वो अस्पताल हैं। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि 1956 के औद्योगिक नीति संकल्प यानी आईपीआर के 1956 से संबंधित जो है गलत कथन कौन सा है? जहाँ पे एक ऑप्शन आपका दिया गया था कि आईपीआर यानी इंडस्ट्रियल पॉलिसी रिजोल्यूशन 1956 को जो है ये तीसरी पंचवर्षीय योजना का जो वो आधार बनाया गया था। तो ये जो ऑप्शन था ना वो आपका गलत दिया गया था, क्योंकि आपका आईपीआर 1956 को जो है ये दूसरी पंचवर्षीय योजना का जो है वो आधार बनाया गया था। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि 1956 का औद्योगिक नीति संकल्प भारतीय संसद द्वारा जो है अप्रैल 1956 में इसे जो है अपनाया गया था, और इसे जो है वो ये जो है वो प्रस्तुत जो है वो किया गया था। इसके अलावा आईपीआर जो 1956 है ये भारत का औद्योगिक विकास पर जो है ये पहला व्यापक व्यक्त भी था, और इसे जो है भारत का आर्थिक संविधान या फिर राज्य पूंजीवत की बाइबिल के रूप में भी जो है इसे जो है वो माना जाता था। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है। तो इतने क्वेश्चन जो है आज मुझे बच्चों के द्वारा मिले जो कि 100% रियल और ऑथेंटिक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जो है लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।